तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 30 तक हो गया था, 31 हम लोग चलेंगे। 31 कहता है कि भाषाई पहचान और केंद्र सरकार के साथ तनाव के आधार पर किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा पंजाब, क्योंकि पंजाब अलग राज्य का डिमांड कर रहा था, लेकिन भाषा के आधार पर उसे ऑलरेडी अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। दूसरा, सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्यों का निर्माण, तो ये किसके साथ था? ये तमिलनाडु के साथ था। वो अपना सोशल एंड रिलीजियस आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए वो एक सेपरेट स्टेट का डिमांड कर रहा था, तमिलनाडु। नेक्स्ट, आदिवासी पहचान के आधार पर जितने नॉर्थ ईस्ट में से स्टेट बने हैं वो सारे असम से अलग होकर बने हैं, और वो आदिवासी पहचान के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। तो सी का उत्तर हो जाएगा 1। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप झारखंड और छत्तीसगढ़ का कहना था कि हम आदिवासी बहुल इलाके होने के नाते हमारे विकास पर ध्यान नहीं दे रही है बिहार गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, इसलिए 2000 में भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड का निर्माण हुआ, ताकि हमारा विकास हो सके। तो इन लोग विकास को बैलेंस करने के लिए नए राज्य का निर्माण किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 31 का उत्तर होगा सी, याद रखेंगे। चलो 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मंडल आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी सिफारिश को 1990 में लागू किया गया था। बिल्कुल सही बात है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही लागू किया। जबकि मंडल आयोग का जो गठन है 1989 में किया गया था, याद रखिएगा, 1979 में, 1979। और दूसरा, यह दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके अध्यक्ष विंदेशी प्रसाद मंडल थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। तीसरा, इसकी सिफारिश द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को आरक्षण दिया गया। बिल्कुल दिया गया। कितना प्रतिशत? 27%, 27% आरक्षण दिया गया। चौथा, सरकार द्वारा इनकी सिफारिश को लागू करने का सभी वर्ग ने स्वागत किया। यही तो गलत है, सभी वर्गों ने स्वागत नहीं किया। बहुत सारे भारत के कुछ ऐसे उच्च वर्ग थे जिन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल गए और इसमें कुछ असहयोग हुआ तो उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई, याद रखिएगा। तो आरक्षण को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ देश में, लेकिन 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, 30 रुपए किलो। उस निर्णय के आधार पर
प्रिया कुमारी आवाज बंद कर देंगे। तो ओके सर। निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि आरक्षण सही है, लेकिन इंदिरा सहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट बोला है 1992 में कि आरक्षण सही है, लेकिन 50% की सीमा पार नहीं करनी चाहिए। याद रखना है। तो ऑलरेडी इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3। चौथा गलत है। 31 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यह कह रहा है कि राज्यों का निर्माण किस आधार पर हुआ, अर्थात तमिलनाडु का निर्माण किस आधार पर हुआ, तो भाषाई पहचान के आधार पर। किस आधार पर हुआ, तो सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर। याद रखिएगा, जीवन शैली के आधार पर। भाषाई पहचान के आधार पर पंजाब का निर्माण हुआ। उसी तरह आदिवासी पहचान के आधार पर आपको छत्तीसगढ़ झारखंड का निर्माण हुआ, नागालैंड और मिजोरम का निर्माण हुआ, और क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर ऑलरेडी नागालैंड मिजोरम का निर्माण हुआ। तो ये सारे निर्माण का आधार होता है, राज्यों के निर्माण का आधार है। जैसे झारखंड क्या कह रहा था कि पटना हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है, इसलिए झारखंड एक नया राज्य बनाओ जिसकी राजधानी रांची हो, ताकि झारखंडी लोगों का विकास अधिक से अधिक हो। यानी क्षेत्रीय असंतुलन की बात थी कि उत्तर बिहार जबरदस्त विकास हो रहा है और दक्षिण बिहार का विकास नहीं हो रहा है, मतलब झारखंड का विकास नहीं हो रहा है। तो वो सब विकास के लिए ऑलरेडी झारखंड का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, मिस्टर वाजपेयी के नेतृत्व में। चलो, तो 32 क्लियर, 31 क्लियर, 33। क्वेश्चन नंबर 33। लोकसभा के चुनाव में कभी भी 1989 के बाद किसी पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बिल्कुल सही है, पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई देश में। याद रखिएगा, 2014 में पहली बार इतने दिनों के बाद, 1989 के बाद, एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला था, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। याद रखिएगा, एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला था। ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से पहला बिल्कुल सही। दूसरा, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को गणना की जाती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग एससी एसटी जनजाति से अलग कोटि है। ये तो है, बिल्कुल सही है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। यही गलत है। सामाजिक तो ठीक है, लेकिन आर्थिक नहीं है, शैक्षणिक आधार पर। यदि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से रहता तो बिल्कुल सही होता। आरक्षण किस आधार पर दिया जा रहा है? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े होने के कारण, न कि आर्थिक आधार पर पिछड़े होने के कारण। याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। लेकिन याद रखेंगे, जो भी जनरल लोगों को आरक्षण दिया गया है वो आर्थिक आधार पर दिया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है। ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन स्वर्ण जाति, याद रखिएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट सही मान लिया, ये भी ध्यान में रखना है। जबकि संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं करता, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। श्वेता कुमारी। यस सर। और बताओ कि ये दूसरा कैसे गलत है? तो इसमें शैक्षणिक आधार पर, जैसे एससी एसटी को और सामाजिक आधार पर और शैक्षणिक आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, ना कि इकोनॉमिकली के आर्थिक
रूप से ये पिछड़ेपन के लिए हाँ, भाग यानी लेना कि है। सामाजिक और लेकिन शैक्षणिक होना चाहिए, आर्थिक आधार नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, ध्यान में यस सर। रखेंगे। बिल्कुल सही है। आरती कुमारी, आकांक्षा, आकाश, अनमोल, विमल, डोली, गौतम, खुशबू, प्रिया, प्रिया, सागरिका, सपना, सरस्वती, शान, सूरज एंड श्वेता एंड विनीता, all are present here for discussion Indian polity. Next, 34, चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित करने का होने का आधार अधिकार क्या है? तो देखो, एक कानूनी विधिक अधिकार है। देखो, एक कानूनी अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। ये वैधानिक अधिकार है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। यह संवैधानिक अधिकार भी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 326 में एक सार्वभौमिक अधिकार है। सार्वभौमिक का मतलब किसी भी जाति, धर्म, प्रांत, वेशभूषा के आधार पर किसी को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा यदि वो भारत का नागरिक है, तो याद रखिएगा। लेकिन बांग्लादेश का नागरिक होने के बावजूद भी ऑलरेडी बहुत लोग यहाँ आधार कार्ड बना लिए हैं और इस आधार पर मतदान कर रहे हैं फर्जरी। उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन जारी किए जा रहे हैं। लेकिन इसको ध्यान में रखना होगा कि भारत के या बिहार के बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें के पास बहुत सारे पेपर नहीं है। तो चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना होगा कि जो रियल वोटर है उसे चुनाव से वंचित किया ना जा सके, और जो वोटर हमारा नहीं है वो वोट न दे, ये भी उसे सुनिश्चित कराना होगा। ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो चुनाव में मत देना ऑलरेडी हमारा कानूनी, वैधानिक और संवैधानिक अधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार की अवधारणा की चर्चा करता है आर्टिकल 326, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। यह मौलिक अधिकार है नहीं। काहे का मौलिक अधिकार रहेगा? मौलिक अधिकार का मतलब 12 से 35। एक संवैधानिक अधिकार है तो ऊपर ऑलरेडी चर्चा हो गई है, एक कानूनी विधिक अधिकार है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलो अगला 35, भारत का आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत का भारतीय संविधान अनुच्छेद 325 कहता है, क्या कहता है? भारतीय संविधान अनुच्छेद 325 कहता है कि भारत का चुनाव आयोग ऑलरेडी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर वो मतदाता सूची तैयार करेगा जिसके आधार पर मतदान देने की प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। तो ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत है, याद रखिएगा। इसी को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है, इसी को रीजनल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 35 का ये हो गया आर्टिकल 325, याद रखिएगा, आर्टिकल 325 याद रखिएगा। चलो, आर्टिकल 325 रीजनल रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है, इलेक्शन कमीशन, ये भी ध्यान में रखेंगे। उत्तर हो जाएगा 35 का ए। चलो 36 कहता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? देखो, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र जो है हमारा लद्दाख है। कौन है? लद्दाख, याद रखिएगा, लद्दाख ध्यान में रखेंगे। और ऑलरेडी सबसे छोटा क्षेत्रफल की बात होगा तो वो लक्षद्वीप होगा। लेकिन जनसंख्या, लेकिन मतदाता के आधार पर सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश का मलकानगिरी है, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का मलकानगिरी, याद रखिएगा। और मतदाता संख्या के आधार पर सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। यानी कि क्षेत्रफल
और संख्या के आधार पर सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र हमारा लक्षद्वीप, जबकि सबसे बड़ा एरिया के दृष्टिकोण से लद्दाख, और संख्या के दृष्टिकोण से हमारा हो गया तो हो जाएगा कौन, आंध्र प्रदेश का मलकानगिरी, याद रखिएगा। चलो तो ये क्लियर हो गया। 35 36 क्लियर हुआ, 35 क्लियर हुआ, 35 क्लियर हुआ, 36 क्लियर हुआ, 37 चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसमें कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी कौन होता है। नेशनल पार्टी हम किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा, मान लिया कि हमने पार्टी बनाया या प्रशांत किशोर पार्टी बनाया, चुनाव चिन्ह मिल गया उसको, बैग छाप। अब वो राज्य स्तर का पार्टी है कि केंद्र सरकार का, अभी कुछ स्तर का पार्टी नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन यदि वो राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहता है प्रशांत किशोर, तो उसको 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त करना होगा। कितना परसेंट, 6%, याद रखिएगा। या 3 राज्यों से उसको लोकसभा का जो सदस्य है उसका 2% चुनकर 3 राज्यों से आना होगा। जैसे 543 सीट है तो 5 दूनी 10, 1 11, यानी 11 सांसद उसको 3 राज्य से आ जाएगा तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, याद रखिएगा, प्रशांत किशोर को। या 4 राज्यों में जो भी वोट पड़ा है उसका 6% वोट ले आएगा तो राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बन जाएगा, याद रखिएगा, वो नेशनल पार्टी बन जाएगा। तो यही कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। कहां प्राप्त कर लिया, 2 या अधिक राज्य, गलत हो गया, 4 या अधिक राज्य, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यह ध्यान में रखेंगे। चलिए और आगे क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 याद रखिएगा। कहता है भारत में संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो याद रखेंगे, यहां पर क्या करता था, जैसे हम बीजेपी से जीत कर आए और यदि मन मुताबिक हमको नहीं दिया कुछ मंत्रालय तो सीधे बीजेपी को छोड़कर हम कांग्रेस के तरफ चले जाते थे। तीसरा, पार्टी दल बदल लोग करता था तो इसी से लोग परेशान हो जाता था, इसलिए पार्टी लोगों के द्वारा तय किया गया कि दल बदल निषेध कानून लाया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति यदि चुनकर आता है और दूसरे पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, याद रखना है। लेकिन उसके बाद क्या बोला कि 1/3 लोग जाएगा किसी पार्टी का तो उसको विलय माना जाएगा, उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। मान लिया कि आरजेडी का 50 विधायक है तो 1/3 विधायक चल जाएगा अलग होकर और कोई पार्टी बना लेगा या किसी में विलय कर सकता है तो उसकी मान्यता रद्द नहीं होगी, उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। कब, ये था आपको 52वें संविधान संशोधन 1985 में। लेकिन इसी को क्या कर दिया 2003 में, 91वें संविधान संशोधन 2003 में कर दिया। 1/3 नहीं बल्कि 2/3, यानी किसी पार्टी का सदस्य, किसी पार्टी का विधानसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य या संसदीय सदस्य, किसी पार्टी का 2/3 सदस्य निकलकर किसी दूसरे पार्टी में वो जा सकता है। लेकिन 2/3 से कम जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी।
इसलिए देखिएगा आजकल दल बदल कम होता है। डर डर सर रहता ये कि किस हमारी वर्ष किया गया? डर रहता कि हमारी सदस्यता चली जाएगी। क्या बोल रही है? सर ये किस वर्ष किया गया, 2/3? ये 2/3 किया गया 2003 में 91 संविधान संशोधन में, याद रखिए। ओके। ठीक है। और क्या कर दिया गया है कि जो किसी कारण बस दल बदल कर लिया है और वो अयोग्य घोषित हो गया है, तो उसके बाद दोबारा जो चुनाव लड़ेगा तो कोई एक ही सीट से लड़ेगा। डबल सीट का जो चुनाव लड़ने का प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति 2 सीट पर चुनाव लड़ सकता है, ये अधिकार उसका समाप्त हो जाता है। मान लिया कि शान है, तो शान पहले था आरजेडी में, अब इसको छोड़ दिया, चला गया बीजेपी में, तो गया थी तो ऑलरेडी इसकी सदस्यता अवैध हो गई। अब बीजेपी इसको खड़ा कर दिया तो एक ही जगह से खड़ा हो सकता है, 2 संसदीय क्षेत्र या 2 विधानसभा क्षेत्र से अब ये चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि किसका आरोप है? दल बदलने का। ध्यान में रखिएगा। तो ये विशेषाधिकार को कम कर दिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो 38 का उत्तर हो जाएगा सी। 52वां 52 संविधान संशोधन 1985 ये राजीव गांधी के समय में हुआ था, याद रखिएगा। चलो अगला पॉइंट 39। कौन सा नंबर? 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। अरे यार, चुनाव आयोग थोड़ी को भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा। भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, यह चुनाव लोकसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जिस पार्टी का बहुमत आता है वही पार्टी अपने में से किसी एक को नेता चुनता है। जैसे बीजेपी को बहुमत आया तो बीजेपी अपना नेता किसको चुना? मिस्टर मोदी को। और उसी को बाद में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति प्रदान किया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसे नियुक्त करेगा? बहुमत दल के नेता को। किस आर्टिकल के तहत? 75(1) के तहत, जो कल आया था। तो इस प्रकार से ये आंसर आपका क्लियर हो गया। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना एकदम कराता है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, अभी हाल ही में प्रशांत किशोर को चुनाव चिन्ह प्रदान किया है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रशांत किशोर का चुनाव चिन्ह क्या है, जल्दी से बताइए? बैग है सर। हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यात्रा शुरू किया था मोतिहारी से, तो 69वीं बीपीसी में क्वेश्चन पूछ दिया था, याद रखिएगा। इसलिए अगर आपसे पूछेगा कि प्रशांत किशोर का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन छोटा है तो हम छोड़ दे, पॉलिटिक्स से संबंधित है तो छोड़ दे, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्कूल बैग है, ध्यान में रखेंगे। लेडीज बैग नहीं है, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्कूल बैग है, ये ध्यान में रखेंगे। चलो, तो ऑलरेडी 39 का ए हो गया। और 40 क्या है? 40 है कि भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो आप जानते हो, भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की चर्चा है। और आज से बहुत बड़ा सुविधा मिल गया आप लोगों को कि ये डिस्कशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसको बार बार सुन सकते हैं आप लोग। ग्रुप में मैं डाल दूंगा और एक बार नहीं, बार बार आप सुनेंगे, ठीक है ना? तो ये आप लोग के लिए बहुत बढ़िया हो गया है। चलिए, तो इस प्रकार से चुनाव आयोग का चर्चा आर्टिकल 324 में है, ये ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 320 क्या है जी? 320 कहता है कि यूपीएससी और बीपीएससी अपने यहाँ पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन कर सकता है, याद रखेंगे। किस आर्टिकल में? 320 में। आईएएस लोगों का परीक्षा का आयोजन किस आर्टिकल के तहत होता है?
तो 320 के तहत होता है। कौन करवाता है? तो यूपीएससी, याद रखना है। 1-2 मिनट में कट जाएगा, आप लोग जुड़ जाएंगे दोबारा। चलो, 40 मिनट का स्टेप होता है। नेक्स्ट, तो ऑलरेडी 320 तो क्लियर हो गया। 355 क्या कहता है? 355 कहता है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार आदेश देगी। क्या देगी? कि आप अपने यहाँ संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखो और संवैधानिक शासन को ध्यान में रखते हुए शासन करो, अराजकता पैदा मत करो, दूसरे लोगों को आक्रमण का अवसर मत प्रदान करो। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फॉलो करते हुए आप शासन करो। तो निर्देश देती है किस अनुच्छेद के तहत? 355 के तहत। और यदि यही नहीं निर्देश मानता है, मनमानी करता है, तो 356 के तहत राज्यपाल रिकमेंड करता है कि इस राज्य में संवैधानिक विफलता के फलस्वरूप और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। किस आर्टिकल के तहत? 356 के तहत। यह ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से उत्तर क्या हो गया? आपका ये भी 355 क्लियर हो गया। 256 क्या कहता है? 256 कहता है, क्या कहता है? 256 का जो संबंध है वो ऑलरेडी कि जो भी केंद्र का कानून है उसको राज्य सरकार लागू करे, उसका सम्मान करे, मनमानी आचरण नहीं करे। आर्टिकल 256 यह ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार आपका 40 उत्तर क्या हो गया? ए। और तीनों ऑप्शन का हमने व्याख्या भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, क्या कहता है? 41 कहता है कि कौन इसमें असत्य है? तो प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रपति मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया था। इसलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ताकि मतदाता को जो अधिकार है, कर्तव्य है, उस पर विचार किया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा भी, कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपया और विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपया तक व्यय कर सकता है। ये पहले था, जो अब बढ़ा दिया गया है। यदि छोटा लोकसभा क्षेत्र है तो वहाँ 75 लाख, अब बड़ा लोकसभा क्षेत्र है तो वहाँ 95 लाख। उससे अधिक खर्च नहीं करेगा कोई सांसद, याद रखिएगा, नहीं तो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का नियम लागू होगी। और यदि विधानसभा चुनाव है, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है बिहार में, तो आपसे पूछेगा कि कोई विधायक कैंडिडेट, विधानसभा कैंडिडेट कितना मैक्सिमम खर्च कर सकता है? तो याद रखिएगा 40 लाख। कितना? 40 लाख। 28 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 40 लाख। ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा भी गलत है। तीसरा, आर्टिकल 325 में मतदाता को न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। नहीं, आर्टिकल 326 में है ये 325 में नहीं है। आर्टिकल 326 में है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। और ऑलरेडी 1988 से हमारा जो मतदाता का न्यूनतम उम्र है वो आपको सीधे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, याद रखना है। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी आपका सी भी गलत हो गया। डी, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 1989 से सर, हेलो सर, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 से 18 किया गया है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, 1989 के तहत ध्यान में रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। 61वें संविधान संशोधन 1989 से किया गया, ये ध्यान में रखना है। राजीव गांधी का भरपूर प्रयास था इसमें, यह ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल ये भी आपका गलत हो गया।
डी, निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 324 के तहत, याद रखिएगा। चलो, इस प्रकार उत्तर हो गया क्या? बी और सी दोनों गलत हो गया, ए और डी सही है। बी सी को सही करने के लिए 70 लाख को 75 लाख एंड 95 लाख कर दीजिए। अब विधानसभा चुनाव में 28 लाख के जगह पर 40 लाख कर दीजिएगा तो बी सही हो जाएगा। और सी में क्या? 325 के जगह पर 326 कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। तो ये चारों सही हो जाएगा, याद रखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 42। चलो, 42 कहता है कि भारतीय मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली के बारे में बताइए। बताइए। पहला, मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। बिल्कुल सही बात है। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो बैठक होती है उसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। डायरेक्ट पूछेगा मंत्रिमंडल का बैठक कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए कोई निश्चित कोरम नहीं होता है। कोरम ऐसा नहीं कि ऑलरेडी मंत्री 80 को है तो 8 को होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि मंत्रिमंडल का ही बैठक होता है, सारे मंत्री को बुलाया नहीं जाता है। कैबिनेट मीटिंग जो होती है उससे मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्टर ही बुलाया जाता है।